चलो लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस शीट देखा था, वर्टिकल बैलेंस शीट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। दैट इज़ नथिंग बट योर 12th स्टैंडर्ड का प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। याद है कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस? ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे पहले मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ। चलो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़रा बताओ क्या क्या आइटम्स आते थे। वेरी गुड। 2 ओपनिंग स्टॉक, सैलरी बोल दिया था, सैलरी, फिर वेजेस, सेल्स बोला गया है क्रेडिट साइड में। हाँ वो रिटर्न्स माइनस करके, ठीक। बाय क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया, कैरेज इनवर्ड, और हाँ खेलते रहो इसे। अभी कैरेज आउटवर्ड, गुड्स, वेरी गुड, गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक। हाँ अभी एक ही स्ट्रीम में मत घुसो, और भी बताओ, और बताओ। रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। मुद्दा मोटा मोटा पता चल गया। इसे टैली करते हैं बराबर, तो क्या मिलता है? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाय जीपी। फिर यहाँ पे कुछ और भी इनकम आती है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, बस सेम यही है हमारा इनकम स्टेटमेंट। इसी को वर्टिकल बेसिस पे बना के देना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक स्ट्रक्चर होगा। अब वो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहला सेट याद रखो। सबसे पहले आप बनाओगे जब वर्टिकल बेसिस पे, तो इनकम मतलब सेल, आपका मेजर इनकम तो सेल ही है। इसमें से माइनस कर दो COGS, कॉस्ट मतलब पूरा फैक्ट्री का खर्चा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहले क्या लिया? सेल्स, उसमें से पूरा फैक्ट्री का खर्चा माइनस किया, मतलब ये क्लोजिंग भी इधर ही घुसड़ दिया। तो COGS माइनस किया तो क्या मिलेगा? गेस करो। गेस, ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर। फिर क्या किया था हमने? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब ये पूरा P&L का डेबिट साइड, क्लियर है? तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। बस यही है आपका वर्टिकल स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप क्लियर। अब देखो बनेगा कैसे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, याद रखना होगा। छोटे छोटे पीस में पूछूंगा तुम लोगों से मैं, और फिर तुम मुझे बताओगे। ये रहा हमारा वर्टिकल स्टेटमेंट। सबसे पहला पार्ट है इनकम। इनकम मतलब सेल, या तो आपने कैश में सेल किया होगा या तो आपने क्रेडिट में सेल किया होगा। हो सकता है आपने सेल किया, कुछ गुड्स वापस आ गया, रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न्स माइनस करो तो आपको मिल जाएगा नेट सेल। मेरा पहला वाला पार्ट हो गया ख़त्म। इनकम में क्या आता है? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न्स विल गेट नेट सेल्स। डन। फिर आप उसमें से माइनस करोगे एक्सपेंसेस। सेकंड कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी हमारी एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में पहला खर्चा क्या लोगे? COGS। क्या बताया था मैंने? COGS क्या क्या आइटम आते हैं इसमें? पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री माइनस क्लोजिंग। डन। अब ये पूरा जो भी आइटम्स होंगे इनका टोटल करूँगा तो मुझे COGS मिलेगा। COGS इज़ नथिंग बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर मैं क्या करूँगा? सेल्स में से COGS माइनस करूँगा तो क्या मिल जाएगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। लिखा भी है, सेल्स माइनस COGS। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई बता दो मुझे कैसा बना था फॉर्मेट। सबसे पहले मैं हेल्प करता हूँ, मैं बता देता हूँ एक बार कैसे बोलना है। रोमन नंबर 1 इनकम, उसमें कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न विल गेट नेट सेल्स। रोमन नंबर 2 एक्सपेंसेस, जिसमें पहला एक्सपेंस है COGS। नेट सेल्स में से COGS माइनस करो, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? कौन बोलेगा? याद करो कैसे था, बोलो। नंबर 1 इनकम, इसके अंदर कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, उसमें से माइनस रिटर्न्स करेंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा।
रोमन नंबर 2 एक्सपेंसेस था, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, उसके अंदर इक्वल ट्रेडिंग का सम आ जाएगा, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से पीएनएल के सारे खर्चे माइनस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से पीएनएल में कुछ ऑफिस के खर्चे थे, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के थे, कुछ फाइनेंस के खर्चे थे, तो आपको मिल जाएगा क्या? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नथिंग बट ये तीनों। ऑफिस के एक आध खर्चे बोलो, ऑफिस में होने वाले खर्चे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। सेलिंग के खर्चे बोलो, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, कमीशन टू सेल्समैन, डन। फाइनेंस एक्सपेंस में आ गया बैड डेट्स एंड ऑल, बराबर, इंटरेस्ट एंड ऑल। तो आपको मिल जाएगा आपका प्रॉपर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो आपका 12th वाला जो पीएनएल था वो हो गया कंप्लीट। नेट प्रॉफिट, क्या बोला जाएगा नेट प्रॉफिट को? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताओ, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद 3 खर्चे लिखे हैं, कौन से? हायरार्की वाइज। पहला खर्चा क्या लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट के बाद? अभी 3 खर्चे थे ना? हाँ, उसका हेड क्या था? ऑफिस एक्सपेंसेस। सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड खत्म। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनता है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर मिलेगा क्या फाइनली? नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? लेकिन उसे बोला क्या जाएगा? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके। क्लियर है यहाँ पे? अब आ जाओ थोड़ा सा, अब तुम कुछ नया सीखोगे। कुछ नया नहीं है, सब उधर ही था। तुमको दिख रहा है, जब तुमने मुझे आइटम्स बताए थे तो मैंने कुछ आइटम्स को सर्कल कर दिया, कलर कर दिया था। ये है हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ये है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आइडिया लगाओ क्या होगा। आपकी मेजर इनकम क्या होती है? सेल। इसके अलावा कुछ इनकम हो तो इनकम तो है बट नॉन ऑपरेटिंग है। इसका ऑपरेशन प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी इनकम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये होते हैं हमारे रेंट देना, सैलरी देना, कैरेज आउटवर्ड, प्रिंटिंग, डेप्री, ये होते हैं हमारे मेन खर्चे। इसके अलावा कुछ नुकसान, लॉसेस हुए तो वो होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई होप तुम्हें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ये दोनों आइटम समझे। क्लियर है यहाँ पे? चलो, फिर आपको मिलता है, वापस से मिलेगा क्या? नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। बट वो प्रॉफिट जिसमें टैक्स अभी तक माइनस नहीं किया है, तो ये एक्चुअली में क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझा? फिर टैक्स भी क्वेश्चन में दिया होगा, माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ, अब हमारा फाइनल प्रॉफिट आ चुका है। अब इसमें से हमें किसी अलग रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है या डिविडेंड बांटना है तो ये प्रॉफिट काम आएगा। तो नेट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है टू कोई भी रिजर्व या डिविडेंड बांटा, तो ये हो गया हमारे एप्रोप्रिएशंस। ये हो गया हमारे एप्रोप्रिएशंस। आई होप क्लियर। फाइनली मिल जाएगा रिटेन्ड अर्निंग। चलो, अब मैं कुछ आइटम्स पूछ लेता हूँ, तो अगर धुंधला धुंधला याद है तो फॉर्मेट बनाने तुम्हें आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद 3 खर्चे लिखे थे, बताओ कौन से? ऑफिस एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस। ये तीनों खर्चे के टोटल को क्या बोलते हैं? नेट ऑपरेटिंग नहीं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके बाद मिलता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे? माइनस करके, ऐसा बोलना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। 2 चीज़ें ग्रीन कलर में लिखी थी। नहीं, नेट नहीं था, वो नॉन था। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? ये दोनों ऐड कर दिए तो एक प्रॉफिट मिलेगा। मैंने बड़ा सा लिख के दिया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये बिफोर टैक्स है, इसे आफ्टर टैक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस टैक्स।
और फाइनल ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसकी मदद से अब हम इसमें से क्या करेंगे, मेजर काम अप्रोप्रिएट करेंगे। इसे क्या करेंगे, किसी अलग रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉफिट से करो, और डिविडेंड बांटना है तो अप्रोप्रिएशन से वो डन। बस ये फॉर्मेट काम आएगा और इसके बेसिस पे हम सम सॉल्व करेंगे। मेजर आपको ये फॉर्मेट स्ट्रक्चर याद होना चाहिए क्योंकि आगे कंपैरेटिव कॉमन साइज ट्रेंड बनाना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट and loss account of Well Balance Limited for the year ending 31st March 22. You are required to prepare vertical income statement for the purpose of analysis. ओपनिंग स्टॉक जो है वो तो चले जाएगा आपके COGS में, क्योंकि ट्रेडिंग साइड का कुछ भी आइटम दिखा तो COGS में जाएगा। परचेजेस COGS, वेजेस, फैक्ट्री का खर्चा COGS, ऑफिस का खर्चा ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस का रेंट ऑफिस एंड एडमिन, डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर भी ऑफिस का खर्चा, एडवर्टीजमेंट वाह 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 वाह, सेलिंग का खर्चा है, डिलीवरी वैन का खर्चा सेलिंग का खर्चा है। बस यहाँ पे ध्यान देना, अभी डेप्रीसिएशन किस पे बोला है, ऑफिस का फर्नीचर पे प्लांट का डेप्रीसिएशन, प्लांट तो फैक्ट्री में होता है तो COGS में जाएगा, डिलीवरी वैन का डेप्रीसिएशन सेलिंग में चले जाएगा। और ये तो वो आइटम है ना हमारा जो ग्रीन कलर में लिखा था, लॉस हो गया, वैन पुरानी वैन को बेच दिया तो लॉस हो गया, तो ये हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर इनकम टैक्स, याद आया कुछ, इनकम टैक्स बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स बनाना है तो ये टैक्स माइनस करना है। फिर उसके बाद में आपको दिया है सेल्स, वो भी कैश सेल्स दे दिया, क्रेडिट सेल्स दे दिया, रिटर्न्स दे दिया है, ये आ गया आपका नेट सेल्स। ये तो स्टार्टिंग में काम आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक अभी COGS में आ जाएगा क्योंकि ये तो ट्रेडिंग का आइटम है। फिर उसके बाद जो आपको 2 आइटम दिए हैं, ये है आपका ग्रीन कलर वाला, दैट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या है वो, डिविडेंड मिला इन्वेस्ट करके तो इनकम हुई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर बेच के फ़ायदा हुआ तो इनकम हुआ, हो गया, कहानी ख़त्म। अब बस इसे फिल करेंगे। मैं जब भी इसे सॉल्व करता हूँ मैं पहले ये इसे सॉल्व करने से मतलब मैं सेल्स को पहले सॉर्ट कर देता हूँ। आपका कैश सेल से 5,20,000, क्रेडिट सेल से 15 और आपका रिटर्न से 20। तो चलो पहले इसे लिख देते हैं। सॉल्यूशन 4 है ये। आपका कैश सेल से 5,20,000, क्रेडिट सेल से 15 लाख और आपका रिटर्न है 20,000, माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा नेट सेल्स 20 लाख। आई होप यहाँ तक क्लियर है। डन। अब हमने ये सॉर्ट कर दिया पूरा। अब डेबिट साइड में हम लोग ये करके सॉल्व करेंगे और ये फिल करेंगे। COGS में 3 आइटम है, ओपनिंग, परचेज, वेजेस, बराबर, और फैक्ट्री भी है। तो ओपनिंग, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री। COGS में लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंस। जरा अमाउंट बताओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 7 लाख, परचेज 9 लाख, वेजेस 1,50,000, फैक्ट्री एक्सपेंस 3,50,000। चलो ये हो गया। फिर ऑफिस के 3 आइटम हैं, ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट और डायरेक्टर की फ़ीस। ऑफिस में आ जाएगा, ऑफिस का क्या था, पहले सैलरी था ना, ऑफिस सैलरी, ऑफिस का रेंट और डायरेक्टर की फ़ीस। सैलरी कितना है
30,000। ऑफिस का रेंट कितना है? 59, 39,000। और डायरेक्टर की फीस कितना? 56। मैं जब पूछता हूँ ना तुम तभी बोल देते हो, तो मेरे को क्या सुनाई देगा? परफेक्ट बोलने तो पहले। चलो डायरेक्टर फीस 6,000। आगे चलो ये तीनों हो गया। अब सेलिंग के दो आइटम हैं, एडवर्टाइजिंग और डिलीवरी एक्सपेंस। तो यहाँ पे आ गए सेलिंग में एडवर्टाइजिंग और सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग कितना है? एडवर्टाइजिंग और डिलीवरी एक्सपेंस तो मैंने सेलिंग एक्सपेंस लिख दिया। लो डिलीवरी एक्सपेंस कितना? एडवर्टाइजिंग 30,000 और डिलीवरी एक्सपेंस 40,000। डन। इसके बाद आपको ऑफिस का एक खर्चा है, COGS का एक है और डिलीवरी का एक है। तो चलो ऑफिस में आ जाएगा डेप्रीसिएशन ऑफिस फर्नीचर। डेप्रीसिएशन ऑफिस फर्नीचर कितना है? 10,000। और प्लांट का डेप्री दिया है, डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट कितना दिया है? 30,000। और फिर आपको डिलीवरी वैन का डेप्री दिया है, डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितना? 20,000। डन। तो चलो ये तीनों भी हो गए। अब ये आ गया आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज़ लॉस ऑन सेल ऑफ वैन। तो गए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस ऑन सेल ऑफ वैन कितना? 5,000। एक ही आइटम है ना ये तो। फिर आपको उसके बाद टैक्स दे दिया है, बराबर। टैक्स से आपका 175। तो ये सब आउटर कॉलम है, 1,75,000। डन। आगे ये तो हमारा मैच होना चाहिए, 145 मैच होना चाहिए जब हम लोग सॉल्व खत्म करेंगे। फिर ये सेल्स तो हो गया। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख COGS में। तो COGS में आ गए माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस करना है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रैकेट में रखना है 6 लाख। डन। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में दो अलग अलग इनकम दे दी है, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो आगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपका डिविडेंड कितना है और प्रॉफिट 20। अब ये दोनों आइटम थे, इसका मैं टोटल बाहर ले लेता हूँ। ये तो ऐड करना है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस एक्सपेंस माइनस करना था, बराबर। तो ब्रैकेट दे दिए। अब तो सारे आइटम्स हो गए हमारे। अब अपना काम है इसको सॉल्व करके टैली करना। मुझे सेल्स तो मिल चुका है। ये COGS का टोटल बताओ कितना है? 7, 10, 17, 18, 21 में 15, 30। तो ये आगे टोटल COGS मिला है 15,30,000। अब आप सेल्स में से COGS माइनस करोगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 470, बराबर। अब ऊपर कोई कैलकुलेशन टोटल मत देखना, अब यहाँ पे जो भी होगा 470 के आगे होगा। अब आपका ऑफिस का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा है, फाइनेंस का कुछ भी नहीं दिया है, बराबर। अब तुम क्या करोगे, इन सब का टोटल करके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखोगे, बराबर। चलो शुरू हो जाओ, टोटल करो। ये आ गया 45, 75, 85 में 30 ऐड करो, 85, 95, 105, एक 15 चले, एक 55, 160, 175। तो चलो ये हो गया आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,75,000।
अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट 4,70,000 में से 1,75,000 माइनस करना है। 4,70,000 माइनस 175, नेट प्रॉफिट मिलेगा कितना? 2,95,000। अब हमारा कैलकुलेशन इसके आगे बढ़ेगा। अब इस अमाउंट में 295 में नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000 माइनस करो, 3,20,000 आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस 3,20,000 में से टैक्स 1,75,000 माइनस करो, 145। और ये देखो क्वेश्चन में भी दिया था 145, ठीक है। तो इस तरह से इसे वर्टिकली सॉल्व करना है। एक आइटम और आएगा, जरा ध्यान देना, जो मैं यहाँ पे इस फैक्ट्री में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने माइनस क्या किया था? क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे देखो ये सारे एक्सपेंसेस है ना, ये सारे एक्सपेंसेस है ना। यहाँ पे एक और तरह की इनकम आ सकती है फैक्ट्री में, वो होता है सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप इस भंगार बेचा, वो तो इनकम हो गया। हम इनकम थोड़ी ना ले रहे, हम तो सिर्फ एक्सपेंसेस ले रहे हैं। तो इनकम हुआ है तो आपका फैक्ट्री का खर्चा का लोड थोड़ा कम हो गया, तो वो इनकम जो हुई है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, सेल ऑफ स्क्रैप। बस ये याद रखना। क्लियर? तरीका समझा सॉल्व करने का। अब आइटम्स ही एक आध ज़्यादा आ सकते हैं, तो वो फिल करना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसे बोलते हैं हम मिसिंग फिगर। देखते हैं हमारा इनकम स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बराबर है क्या नहीं। और ये जो मिसिंग है ये हमने ढूंढना है। कंप्लीट द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। सेल्स में से COGS माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, बराबर। इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मिलता है, बराबर है। ये भी ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब हमारे स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, तो स्ट्रक्चर तो वैसे का वैसा ही होगा, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, तुम लोग भी ऐसे ही सम सॉल्व करते वक्त अगर इस तरह का मिसिंग फिगर आया और तुमको दिख रहा है स्ट्रक्चर सेम है, तो वैसे का वैसे ही फॉर्मेट बनाओ। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, इसे करता हूँ पेस्ट। ठीक है, टाइम बचा रहे हम तुम्हारा। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, तुम मत बनाना ऐसा क्वेश्चन, ये तो हमने ढूंढना है। चलो, तो हम क्वेश्चन मार्क हटा रहे हैं। चलो अब देखते हैं क्या करना है। अब तुम ही लॉजिक लगाओगे, तुम ही मुझे हेल्प करोगे। अच्छा, सेल्स कितना है वो नहीं बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो भी नहीं बोला। हाँ, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है। ये ब्रैकेट में क्या बोला है वो, मतलब ये जो 2 लाख निकला है ये कितना परसेंट है? ये 25% है। किसका? तो ऑब्वियस ही बात है, जिसका बोल रहे हैं वो 100% हो गया ना, और ये 25% है। क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे 2 लाख को 100 से मल्टीप्लाई, 25 से डिवाइड करो, जरा करके सब लोग करने लो। 2 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करो और 25 से डिवाइड करो। नहीं समझा? गुड। कितना आया? 8 लाख। तो लो भाई, मिल गया हमें सेल्स विच इज़ 8 लाख। जरा चेक करो ना, 8 लाख का 25% बराबर 2 लाख आ रहा है क्या? वो भी चेक करना होता है, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। तो 2 लाख आ रहा है। अब ख़त्म हो गई कहानी। इन दोनों का डिफरेंस इज योर COGS, क्योंकि 8 लाख में से एक अमाउंट COGS माइनस करने के बाद 2 लाख आया ना, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 6 लाख। ये कैसे मिला? अच्छा, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई तुम्हें यहाँ पे दिखा भी दूँ,
नहीं तो बाद में समझेगा नहीं। That says ये 100, ये 25, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया विच इज़ 2 लाख इंटू 100/25, तो इस तरह से 8 लाख मिला है, बराबर। अब ये 6 लाख कैसे मिला है? 8 लाख और 2 लाख का जो डिफरेंस है, सेल्स और प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वही तो कॉस्ट होगा, तो वो मिला 6 लाख। डन। अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अरे यार, अब आएगा खतरनाक। अब मैं तुम्हें ना इक्वल्स टू साइन किधर आता है वो पहले बताता हूँ। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, बराबर, तो आपको मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बराबर, इक्वल्स टू 2 लाख में कुछ अमाउंट माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, तब जाके आपको इधर कोई अमाउंट मिलेगी, बराबर है। तो ये माइनस कितना करना है ये तो मुझे पता ही नहीं है, और बचेगा कितना वो भी नहीं पता है, तो कुछ सॉल्व ही नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये जो भी इक्वल्स टू में आपके पास जो भी अमाउंट आई है, इसमें ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप ऐड करोगे जो कि 0 है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे जो कि 40,000 है, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू, ये मिला है 40,000। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, देखते तुम सही जवाब देते कि नहीं। अब मुझे बताओ, एक ऐसी अमाउंट है जिसमें ऐड कुछ नहीं करना है, लेकिन इस अमाउंट में जैसे ही मैं 40,000 माइनस करता हूँ तो बचता है 40,000। वापस से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जेब में कुछ तो पैसे पड़े, और कितने पड़े मुझे नहीं पता, उसमें ऐड कुछ मत करो, तो इसको भूल ही जाओ, इसे बात ही क्यों कर रहे हैं फिर हम इसकी। आपकी पॉकेट में कुछ तो अमाउंट पड़ा है, उसमें से जैसे ही 40,000 माइनस किया तो तुम्हारे पॉकेट में 40 बचा है। तो बताओ ये 40 माइनस करने से पहले कितना था? 80, बराबर ना। क्या किया हमने? 80 नहीं किया हमने, रिवर्स कैलकुलेशन किया है, हमने रिवर्स कैलकुलेशन किया है, और रिवर्स कैलकुलेशन में साइन चेंज हो जाता है। ये आपका माइनस हो रहा है, बराबर, माइनस हो रहा है, जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, और जब रिवर्स जाते हैं तो इक्वल टू से लेके इक्वल्स टू तक जाते हैं। क्लियर है? तो 40 + 40 80, तो ये भी मिल गया। कैसे मिला? 40,000 + 40,000, बराबर। आई होप यहाँ तक समझा है। बस ये मिसिंग फिगर ऐसे ही आड़ा टेढ़ा कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं सर। अब मैं चाहूँ तो ये पहले फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये पहले फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो अपनी मर्जी, तुम जैसा मर्जी सॉल्व करना चाहो। अब देखो मैं लास्ट सॉल्व करता हूँ, मुझे पता, मुझे 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने। आपको 40,000 आपका प्रॉफिट आया, बराबर, उसमें से टैक्स कितना भरना है? 50% निकालो 40,000 का। 40,000 का 50% 20,000 माइनस करोगे तो बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? ये डन। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 2 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट में 1,20,000 का ऑपरेटिंग माइनस होगा, तभी तो 80,000 बचेगा। तो ये भी मिल गया हमें 1,20,000, और ये मिला कैसे? 2 लाख माइनस 80,000। ये सुनने में देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, खुद करने जाओगे तो बोले क्या क्या करें शुरू, तो ऐसे सम्स की तो प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करना होगा, तो क्या होगा, पहली बार एक आधा आइटम मिलेगा, फिर अब देखोगे अच्छा ये करना था, फिर वो दूसरा चीज़ मिल जाए। एक बार प्रैक्टिस करना, या तो किसी को तो लॉजिक किसका बहुत अच्छा है वो तो फट से कर देगा, और डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हमने हमारा वर्टिकल टाइप के सम देख लिए। आज हम लोग कंपैरेटिव भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट।
चलो आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग आर दी समरी बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राज लिमिटेड 31 मार्च 2015 और 16, दो अलग अलग ईयर का डेटा दिया होगा। ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटिव अगर करना है, कंपेयर करना है तो दो चीज़ें चाहिए, तो आपको 2 साल का डेटा दिया होगा। बड़ा छोटा सा फॉर्मेट बनेगा ये आपका। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड को बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड। उसके 2 पार्ट है, शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 चीज़ें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, फिक्टिशियस। याद है आपको फॉर्मेट? चलो अब यहाँ पे देखो क्या दिया। शेयर कैपिटल दे दिया है, ये तो शेयर होल्डर फंड में चले जाएगा। मैं दिखा दूँ एक बार फॉर्मेट? नहीं, देख लो यार, देख लो। सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व, फिक्टिशियस, और बोरोड में सिर्फ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो ये आपका शेयर कैपिटल जो है, ये तो आपके शेयर होल्डर फंड में चले गया। रिजर्व्स, ये भी शेयर होल्डर फंड में गया। डिबेंचर, बोरोड फंड। अब यहाँ पर ना अभी कंपैरेटिव शुरू कर दिया। अब आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म अलग अलग स्पेसिफाई करके देने की ज़रूरत नहीं, आप बोरोड फंड लिखोगे। तो ये आ गया आपका बोरोड फंड। करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल में चले जाएगा, करंट एसेट माइनस करंट देख लो। ये भी आपके एसेट्स को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। 3 ही चीज़ें इसके अंदर, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर करंट एसेट, करंट। यहाँ पर अभी तुमको क्विक नॉन क्विक को सेग्रीगेट करने की भी ज़रूरत नहीं। तो चलो एसेट साइड देखते हैं। फिक्स एसेट ये तो नंबर 1 है, इन्वेस्टमेंट ये नंबर 2 है, करंट एसेट ये वर्किंग कैपिटल में आएगा, थर्ड नंबर। और ये क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, दिस इज योर फिक्टिशियस एसेट। तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर है? तो ऐसा कोई, नहीं तो अगर कुछ समय ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा नाम आ गया ना एसेट साइड के लास्ट में, वो फिक्टिशियस है। ठीक है, उसकी लास्ट में ही जगह है। बाकी चीज़ें तुम्हें करंट एसेट में क्या आता है सब पता है। जब आप रेशियो चैप्टर में आ जाओगे ना, तब तो और स्ट्रांग हो जाओगे कि करंट एसेट में क्या आता है, फिक्स एसेट में क्या आता है, मिसलेनियस, फिक्टिशियस। आगे देखते हैं। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट? इन वर्टिकल फॉर्म। डू नॉट राइट कमेंट, हम वैसे भी नहीं लिखने वाले। ठीक है, तो चलो अब ये फॉर्मेट बनेगा कैसे कंपैरेटिव का, तो ध्यान देना। अब हाँ, ये नहीं लेते हैं, दूसरा पेज लेते हैं, इसमें कम पड़ेगा। तो चलो कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखेंगे। तो किधर गया? हाँ ठीक है, आपको 2 ईयर का डेटा दिया है, आपके 4 कॉलम बनेंगे। अगर तुमने ये फॉर्मेट समझ लिया मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, तो तुम ज़बरदस्त। ये है 2015, यह है 2016। इसको मैं कहूँगा कॉलम नंबर 1, दिस इज़ कॉलम नंबर 2। अब मुझे मिलेगा एब्सोल्यूट, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। कैसे मिलेगा ये कॉलम? ये तो हो गया थर्ड कॉलम ना, ये मिलता है सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में जो अमाउंट होगी उसमें से फर्स्ट कॉलम माइनस करना, आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। अगर ये 2 लाख है और ये 50,000 है, तो कॉलम नंबर 2 -1, तो ये आंसर पॉजिटिव आया 1,50,000।
अगर ये 4000 है और ये 3000 है तो कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, तो माइनस 1000, ये समझा। कॉलम नंबर 4 एब्सोल्यूट हो गया, तो अब आएगा परसेंटेज, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज। ये हो गया हमारा कॉलम नंबर 4। कैसे मिलेगा? थर्ड कॉलम, इसे 100 से मल्टीप्लाई करो तो ही तो परसेंटेज मिलेगा, और इसे बेस मतलब कॉलम नंबर 1 से डिवाइड करो। हो गया, कहानी ख़त्म, डन। चलो, ये आता है हमारा कंपैरेटिव वर्टिकल बैलेंस शीट, डन। ये आ गया आपका सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड में आपका पहला आता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आता है ए, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, अमाउंट बाद में देखेंगे। शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व भी दिया है और फिक्टिशियस भी दिया है, बराबर। बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और सी, फिक्टिशियस एसेट, दैट इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो मिलेगा क्या, आप बताओ? नेटवर्थ मिलेगा। कैसे? ए प्लस बी माइनस सी, डन। अब आ जाएगा नंबर 2, बोरोड फंड। अब बोरोड फंड में तो मैंने तुम्हें कहा है ना, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने आइटम है इसमें? एक ही है, 12% डिबेंचर। तो आ गया यहाँ पर एक ही आइटम है विच इज़ 12% डिबेंचर। हो गया मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट। आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, डन। अब एसेट्स की तरफ आते हैं। एसेट्स को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। इसमें 3 ही आइटम है। 1, फिक्स एसेट, इनटेंजिबल टेंजिबल स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, ये भी दिया है क्वेश्चन में, बराबर। फिक्स एसेट दिया है, इन्वेस्टमेंट भी दिया है। बचा क्या पता अभी? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। तो अपना थर्ड नंबर क्या है? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब इसमें आती है 2 चीज़ें, ए, वेरी गुड, करंट एसेट, और बी, करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा वर्किंग कैपिटल विच इज़ ए माइनस बी। और फाइनली क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड, डन। और ये दोनों आपका टैली होना चाहिए। अब 2015 और 2016 की अमाउंट फिल कर देंगे। सबसे पहला शेयर कैपिटल 50,000 80,000। तो शेयर कैपिटल में लिखा 50,000 80,000 आगे।
फिर है रिजर्व एंड सरप्लस 15 और 20। रिजर्व एंड सरप्लस 15,000, 20,000। इसके बाद है डिबेंचर 30 और 24। तो डिबेंचर में आ गए 30,000 एंड 24,000। इसके बाद है आपके पास करंट लायबिलिटी 30 और 15। तो करंट लायबिलिटी में सीधे जाएंगे 30,000 और 15,000। 15 है कि 50 है? 15। आते हैं एसेट्स में। अब है आपके पास फिक्स एसेट 60,000, 75,000। ये आ गया 60,000, ये आ गया 75,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 10 और 20। तो इन्वेस्टमेंट लिख दिया 10,000, 20,000 और लास्ट नहीं, दो बाकी है। करंट एसेट 50 और 40। तो यहाँ पे लिखा करंट एसेट में 50, 40। और अब बचा है आपके पास फिक्टिशियस 5 और 4। फिक्टिशियस में आ गए 5,000 माइनस करना है, 4,000 माइनस करना है। तो चलो भैया फटाफट नेटवर्थ बताओ A + B - C। 50 + 15 65 में से 5 गया तो बच गया 60,000। 96,000। 80 + 20 - 4। अब नेटवर्थ में जब आप बोरोड फंड ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 60 + 30 इज़ 90,000। 96 + 24 इज़ 1,20,000। डन। एक सेकेंड है, ये है तो क्या है, तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले तो ये सॉर्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस। तो 50,000 में से 30,000 माइनस, तो ये आ गया 20,000। 40,000 में से 15 गया तो बचा 1 + 2 + 3। आपका टोटल आएगा 60 + 10 90, नहीं 60 + 10 70, 70 + 20 इज़ 90,000। तो लो भाई ये तो टैली हो गया बराबर। और ये 75 + 20 95 और +25 इज़ 1 लाख। टैली तो हो गया, पहला काम यही है, जैसे टैली कर दो। अब शुरू हो जाओ। 80,000 - 50,000, गलत बोल रहे हो, +30,000। 20,000 - 15,000 +5,000। 4,000 - 5 तो आंसर आया -1,000। 96 में से 60 गया +36,000। 24 - 30 is -6,000. 120 - 90 is +30,000. 75,000 - 60 is +15। 20,000 में से 10,000 गया तो +10,000। 40,000 में से 50,000 माइनस किया तो -10,000। 15,000 - 30,000 इज़ -15,000। और 25 में से 20 गया तो +5,000। ये +30। डन। तो ये लो भाई, रोमन नंबर 3 is 2 - 1। हमने 2 - 1 किया। अब बड़ा सिंपल है, इसको या तो ये देख लो या तो इसको देखो। इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड। 100 × डिवाइड 100 × डिवाइड, समझा? तो 30,000 × 100 डिवाइड बाय 50,000 60%। मैंने पॉजिटिव साइन क्यों दिया पता? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। 5,000 × 100 डिवाइडेड बाय 15,000 33.33%। नहीं पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। 1,000 × 100 डिवाइड बाय 5,000
20%. 36,000 into 100 divided by 60,000. 60%. 6,000 into 100 divided by 30,000. Minus 20%. 30,000 into 100 divided by 90,000 plus 33.33%. 2 डेसिमल लेना अगर डेसिमल में आए तो. 15,000 into 100 divided by 60, 25%. 10,000 into 100 divided by 10,000, पॉजिटिव 100%. सेम अमाउंट है. 10,000 into 100 divided by 50,000 is minus 20. 15,000 into 100 divided by 30 minus 50%. 5,000 into 100 divided by 20 minus 25%. और 30,000 into 100 divided by 90 is ये इस तरह से. कौन सा 10? हाँ, प्लस 25%. ये जीनियस है ब्रो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज अब ये है आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. अभी हमने देखा कंपैरेटिव बैलेंस शीट. अब सेम कंपैरेटिव काम करना है बट इनकम स्टेटमेंट पे. ठीक है. फॉलोइंग आर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स प्राजक्ता एंटरप्राइजेज 31 मार्च 15 और 16. आपको सेल्स दे दिया है, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज COGS आपका कॉस्ट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. फिर सैलरी, ऑफिस रेंट, ये तो ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा है. फिर एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, ये दोनों आपका सेलिंग का खर्चा है. फिर इनकम टैक्स भी दे दिया. प्रॉफिट ये मैच होना चाहिए. आपके पास एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है. अब देखो इसको फॉर्मेट को मैं कैसे बनाऊंगा ज़रा देखना. इसको और इजी करते हैं हम लोग. पहले तो इसी का डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा इजी करते हैं काम. ठीक है. फॉर्मेट बनाने का टेंशन ख़त्म. तो मैं तुमको बस ये दिखाना चाहता था कि लाइंस ऐसी ही मारनी है तुमने. कंपैरेटिव हो, फॉर्मेट इसी तरह से बनेगा. फिर चाहे इनकम स्टेटमेंट हो, फिर चाहे बैलेंस शीट हो. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सेम. कंपैरेटिव बोला तो फिर चाहे इनकम बनाओ, फिर चाहे बैलेंस शीट बनाओ, फॉर्मेट यही रहेगा. अब देखो आपके पास सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा. तो चलो सबसे पहले इनकम मतलब सेल्स. अब वो कैश सेल्स, क्रेडिट सेल, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. फिर क्या आता था ग्रॉस प्रॉफिट? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस, सेलिंग और फाइनेंस. अब ऐसे केस में आप सीधा लिख दो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब बाइफरकेट नहीं भी किया तो भी चलेगा. ये सारे आइटम मैं एक के बाद एक लिख दूंगा. 4 ही आइटम है. ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजिंग और ट्रैवलिंग. सैलरीज, उसके बाद ऑफिस रेंट, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट में से अब चाहो तो इसका टोटल ले लो. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन चारों का टोटल, तो आपको मिल जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ग्रीन कलर के 2 आइटम इसके बाद सिखाए थे मैंने. ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस.
नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो है, लेकिन इसके बाद देखा जाए तो कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो हम एक ही आइटम लिखेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि आपका इंटरेस्ट है, बराबर। एंड देन फाइनली आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे सम ख़त्म। समझा? चलो अब सेल्स है आपका 3 लाख एंड 4 लाख, तो चलो भाई सेल्स है 3 लाख 4 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट है आपका 10 और 20, तो सीधा इंटरेस्ट में लिख देंगे 10 और 20, क्रेडिट साइड ख़त्म कर दिया हमने पूरा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख 3 लाख, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल 2 लाख और 3 लाख। एक एक करके आइटम कभी भी अपडेट करने होते हैं, ठीक है। सैलरीज 20 और 20, सैलरीज में लिखा 20 और 20। उसके बाद है आपका ऑफिस रेंट 10 15 30 12, 10 15 रे 10 15 और 30 12। फिर उसके बाद में क्या बात है 15 30, 15,000 30,000, और फिर टैक्स दिया है ना, टैक्स दे दिया है 5 और 10, टैक्स है 5 और 10। हो गया, कहानी ख़त्म। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले ढूंढना है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके। 3 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो बचा 1 लाख, और 4 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो बचा 1 लाख। अब पहले ये ब्लू वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल कर देंगे, तो ये टोटल आ रहा है आपका 20 10 30 60 75, 20 और 15 35 45 55 65 75 77,000। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो तो आपको मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक नहीं बराबर है, किधर 77,000 तो लिखा है। हाँ। चलो 1 लाख में से 75,000 गया तो बच गया आपके पास 25,000 का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और 1 लाख में से 77 गया तो आपको मिला 23,000। इसमें जैसे ही आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भाई 25 और 10 35,000, इसमें से 5,000 गया तो बच गया 30। 23,000 में से प्लस ऐड करना है 20, तो हो गया 43। 43 में से 10,000 टैक्स भरा तो बच गया 33, और ये आपका 30 और 33 मैच हो गया। ठीक है, अब अपना काम शुरू। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, थर्ड कॉलम मिलता कैसे, सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट। 4 लाख में से 3 लाख माइनस किया प्लस 1 लाख, 3 लाख में से 2 लाख माइनस किया प्लस 1 लाख, 1 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 0, ये 0 तो ये भी 0, डन। 20 में से 20 माइनस किया तो 0 0, 15 में से 10 माइनस किया तो प्लस 5,000, 12 में से 30 माइनस किया तो माइनस 18,000, 30 में से 15 किया माइनस तो बचा प्लस 15, 77 में से 75 माइनस किया तो प्लस 2,000, 23,000 माइनस 25,000 इज माइनस 2,000, 20,000 minus 10,000 is plus 10,000, 43,000 minus 35,000 is plus 8,000,
10,000 minus 5,000 is plus 5. 33,000 minus 30,000 is plus 3,000. मुझे तुम बेटा ये बताओ, इसका परसेंटेज निकालना है तो अमाउंट बोल के मुझसे कैलकुलेट करवाना. कैसे करोगे ये कैलकुलेशन? नहीं, मैं इसके लिए बोला कॉलम नंबर मत बोलना, अमाउंट जो है उसको लेके बताओ. 1 लाख 2 बार 1 लाख बोला, एक बार वापस से बोल. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करो जरा. 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 3 लाख 33.33%. मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ, तुम्हें पता भी है कि नहीं कैसे कर रहे हैं. प्लस 33.33%. बेटा तुम भी एक बार बता दो. नहीं सीधा परसेंटेज ही कर दिया. लो भाई कैसे किया? 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 2 लाख इज 50%. आ गया ना? 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10,000 प्लस 50%. 18,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 30,000 इज 60% है. बराबर है ना? हाँ तुम बारात में आए हो सब. प्लस माइनस 60%. 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,000 इज 100%. 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75,000. ये मेरे को नहीं पता. 2.67 हो गया. फिर ये डन. ये इजी वाले तुम करो. 2,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25,000 8%. ये मैं बताता हूँ थोड़ा टफ वाला. 100%. 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 35,000 22.86%. ये तो मैं बता सकता हूँ. प्लस 100% और प्लस 10% हो गया आपका सम ख़त्म. ये था कौन सा क्वेश्चन? 7. ठीक है. मुझे ये बताओ, अभी एक सवाल है क्योंकि अगला क्वेश्चन मिसिंग फिगर वाला है. ठीक है, तुम बताओगे ये आंसर पॉजिटिव कब आता है? वेरी गुड वेरी गुड. जब सेकंड कॉलम की अमाउंट बड़ी होगी तब ये पॉजिटिव आता है. बराबर बराबर. बस ये तुम्हें अगर समझ गया तो ये मिसिंग फिगर तुम्हें आ जाएगा. अब देखो मिसिंग फिगर देखो कि प्रॉपर दिया है कि नहीं. फॉर्मेट देखो हम लोग का फॉर्मेट कैसे आता है? सेल्स माइनस COGS तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, माइनस नेट ऑपरेटिंग टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आपको मिलता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बराबर ना? इन्होंने देखो फॉर्मेट कहाँ से दिया है. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ से दिया है आपको. यहाँ से नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग. तो ज़रूरी नहीं कि सेल से दें. मिसिंग फिगर में तो ये सताएंगे तुमको, तो कहीं से भी कोई भी डेटा दे देंगे. तो अपने को क्या करना है? अपने को मालूम है इसके अंदर ये ऐड करना है, ये मिलेगा, ये माइनस करना है, ये मिलेगा, ख़त्म. तो चलो भाई कंपैरेटिव का मिसिंग फिगर सॉल्व करते हैं. जब फॉर्मेट प्रॉपर दिया है तो ऐसे का ऐसे ही अपने को अपनी बुक में बनाना होगा. डन. तो ये आ गया. इधर ही बनाए थे. चलो ये काफ़ी देर से पड़ा है ऐसे ही. अब ये मैं क्या ही वर्किंग नोट बनाऊँ इसके लिए? ये तो लॉजिक है ना अभी पूरा. अभी तो पूरा लॉजिक है. मैं एक चीज़ बता देता हूँ. अगर आपके पास फोर्थ कॉलम का डेटा है तो आपके दिमाग में फोर्थ कॉलम वाला फॉर्मेट फटाफट आना चाहिए. फोर्थ कॉलम कैसे मिलता है? थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय फर्स्ट कॉलम इंटू 100. बराबर है?
अगर आपके पास फोर्थ कॉलम हो तो। मेरे पास तो फोर्थ कॉलम है और ये दोनों मिसिंग है, तुम मत क्वेश्चन मार्क बना देना, ठीक है? ये तो हमने ढूंढना है। चलो, अब मेरे पास फोर्थ कॉलम है, मतलब 100, बराबर ना, इज इक्वल्स टू। थर्ड कॉलम है क्या तुम्हारे पास? है ना थर्ड कॉलम? ये इंटू 100 तो ऐसा ही रहेगा। फर्स्ट कॉलम है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। तो अब क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जगह शफल कर देंगे, ये इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बराबर। तो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम इज इक्वल्स टू 1 लाख अपॉन 100 इंटू 100। करो जरा, 1 लाख। तो ये फर्स्ट कॉलम मिल गया हमें, ये कट हो गया ना, तो मुझे फर्स्ट कॉलम मिल गया विच इज 1 लाख। समझा? अब यहाँ पर आपको कोई भी साइन नहीं दिया है, तो कोई साइन नहीं दिया है तो प्लस है, बराबर। अब तुमने बताया था कि थर्ड कॉलम पॉजिटिव जब होगा जब आपका सेकंड ईयर बड़ा होगा। मुझे तुम बता दो फर्स्ट कॉलम के कंपैरिजन में सेकंड कॉलम की अमाउंट कितनी बड़ी है? 1 लाख, क्योंकि यह कितना है थर्ड कॉलम? 1 लाख। तो मतलब फर्स्ट कॉलम के कंपैरिजन में सेकंड कॉलम में 1 लाख ज़्यादा है, तो कितना आना चाहिए सेकंड कॉलम में? 2 लाख। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी करना होगा। 2 लाख में से 1 लाख गया तो यस पॉजिटिव 1 लाख बना। समझा? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कॉलम दिया है, फोर्थ कॉलम दिया है, तो चलो भाई फोर्थ कॉलम 400% दिया है, थर्ड कॉलम 80,000 दिया है, फर्स्ट कॉलम नहीं दिया है, बराबर, इंटू 100 जगह इंटरचेंज हो जाएगी। 1 फर्स्ट कॉलम इज इक्वल्स टू 400 नीचे आ जाएगा, 80,000 इंटू 100। तो चलो 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 400 करो तो फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा 20,000, बराबर। और एक तरीका बताता हूँ, ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये 80,000 ज़्यादा है, 1 लाख में 80,000 कम करोगे तो फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा, तो 20,000। समझा? समझा? आगे बढ़ते। इधर क्या ही टेंशन लेना है, ये 1,80,000 ज़्यादा है। अगर ये पॉजिटिव है तो सेकंड कॉलम 1,80,000 ज़्यादा है, इसमें 1,80,000 जोड़ दोगे तो इधर बन जाएगा ना, फिर तो कितना आ जाएगा? समझा कि नहीं समझा? ये तो ये हो गया दोनों जोड़ के 3 लाख। वेरीफाई कर लेते हैं, 3 लाख में से 1,20,000 गया तो 1,80,000 बच रहा है। हाँ, इसका परसेंटेज निकालना बड़ा आसान है, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120, 150%। समझा नहीं समझा? अगेन हमारे पास फोर्थ कॉलम है, लेकिन काहे के लिए मगजमारी करें? सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम मिल गया ना, ये 90,000 माइनस 36,000 कितना? हाँ 54, पॉजिटिव 54,000। चेक करना है तो चेक कर लो, 54,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 36, 150% ही आएगा। अब ये पे थर्ड कॉलम है और ये फोर्थ कॉलम है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ कॉलम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फोर्थ कॉलम 150 है, थर्ड कॉलम है आपके पास 126 आया ना, अपॉन फर्स्ट इंटू 100 जगह इंटरचेंज कर देंगे। फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू, और ये 150 नीचे आ गया, ये 126 वहीं के वहीं है, इंटू 100। चलो 1,26,000 इंटू 100 बाई 150, तो फर्स्ट कॉलम मिल जाएगा कितना? 84,000। तो लिख दिया फर्स्ट कॉलम में 84,000, ठीक है। 126 ज़्यादा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये ज़्यादा है ना,
84,000 में 126 ज़्यादा है यहाँ पे, तो जोड़ दो 310,000। 210,000 वेरीफाई कर लो। 210,000 में 84 माइनस हुआ तो 126 आया। समझ गया? ये है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अगले लेक्चर में देखेंगे हम कॉमन साइज और ट्रेंड दोनों एक साथ देख लेंगे। ठीक है।